हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। वेलकम टू पीटीएस। हमने पहले पार्ट में क्या पढ़ा था? हमने पहले पार्ट में जो था हमारा सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंसेस का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इसकी जो है एक्सरसाइज ही क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे कि इसे कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन ये दे रखा है, बुक खोली रखना भाई। कितने मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराने वाला, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखूंगा तो ये तो बोर्ड पर जाएगा, तो इसलिए कम से कम बुक तो खोल के रखना। ये अगर आज अच्छे सिंसियर स्टूडेंट हो ना तो बुक खोल के रखनी है हमेशा। मैं मैथ का कराना हो किसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराना हो, क्योंकि भाई मैं सारे क्वेश्चन तो मैं पूरा ब्रीफली लिख पाऊंगा और ऑब्वियसली मैं शॉर्ट कुछ लिखूंगा, मतलब जो मेन पॉइंट है उसके वो लिखूंगा। मैं पूरा क्वेश्चन उतारता, क्योंकि मैं जो है सोल्व की जो हमारा सॉल्व करने में ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि हम किसी क्वेश्चन लिखने को। तो बुक खोले रखनी है भाई, ठीक है। इतना तो कर सकते हो, एनसीईआरटी तो सब खरीदते हैं। या हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? A circus artist climbing at 20-meter long rope, which is tightly stretched and tied from a top of vertical pole to ground. Find the height of the pole if the angle made of rope. तो देखिए क्या दे रखा हमें हाइट निकालनी है पोल की। मतलब इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जिसे 20 मीटर लॉन्ग रोप जो है वो क्लाइंब करनी है। मतलब ऐसे एक है कि ये कोई रोप है, उसे ये वाली क्लाइंब करनी है, ठीक है। तो 20 मीटर की लॉन्ग जो रोप है उसे क्लाइंब करनी है, जो कि है टाइटली स्ट्रेच्ड है। ये देखो इसमें, अरे पहले बता दो, ये क्या है? एक रोप है ना, इसमें क्या बता रहा है ना, वो टाइटली स्ट्रेच्ड है, मतलब वो खिंची हुई है अच्छी से और बंधी हुई है एक पोल के सहारे पे, पोल ग्राउंड के सहारे पे, समझे? ये बंधी हुई है, ठीक है। ये बता रहा है जो हमारा टॉप है पोल की, उससे बंधी हुई है। तो इन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा, हमारे कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। या तो हमसे ये पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है इस पोल की हाइट पूछ रहा है, इस वाले पोल की। देखो इसको अप्रोच करने का क्वेश्चन क्या तरीका क्या होता है? देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि ना, ये क्वेश्चन की ना ये सारा खेल जो है ये सोल्व तो मैं आराम से कर दूंगा, पर इस वाले जो ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें जो हमारा सारा गेम्स होता है वो लैंग्वेज को रीड करने का होता है। अब तुम्हें लैंग्वेज रीड कैसे करनी आएगी? इसमें लिखा है सबसे पहले देखो, एकदम बाकी से सर्कस आर्टिस्ट ये सारी खिलाड़ी करना चीज़ नहीं पढ़नी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़नी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इसमें एक तो 20 मीटर लॉन्ग रॉप लिख रखी है और फिर लिखी हुई है विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। मतलब एक वर्टिकल पोल बना लो और वो जो है टाइटली स्ट्रेच्ड टॉप के ऊपर है ना। ये हमें वर्टिकल नहीं बोला, वो टॉप वाला है। मतलब मैंने कैसे उसे वो करा, फिगर आउट करा कि ये 20 मीटर रॉप यहाँ ही होगी, ये नहीं होगी या ये नहीं होगी, क्योंकि इसने बोला है ये दोनों तरफ से स्ट्रेच है, ये ग्राउंड से भी स्ट्रेच है, ये तो हमारे इसके पोल से टॉप जो हमारा पोल का जो टॉप है उससे स्ट्रेच है, तो हमें ये वाला लेने पड़ेगी हाइट, समझे? तो हमसे क्या पूछ रहा है? पोल की हाइट पूछ रहा है। तो हम चलो निकालते हैं। ये इसमें क्या दे रखा है? हमें चाहिए परपेंडिकुलर दे रखी है, परपेंडिकुलर नहीं दे रखी, हाइपोटेन्यूज दे रखा है। तो ये बताओ ऐसा कौन सा ट्रायंगुलर रेशियो है, ट्रायंगुलर बोल रहा हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता है? ऑब्वियसली साइन है, या एक साइन है कि लाइक ऐसा है, नहीं कोसाइन नहीं है, कोसाइन यूज़ कर सकते हो, साइन यूज़ कर सकते हो, पर मैं तो प्रेफरली साइन यूज़ करता हूँ, क्योंकि देखो साइन को टेन जो यूज़ करते हो ना वो तुम्हारे मुंह पे रटा हुआ होगा। कोसेक सेक टेन ना, कोसेक सेक और कोट थोड़ा मतलब रेसिप्रोकल है टेन का, तो इतना जल्दी याद नहीं रहता है बच्चों। तो मैं ऑब्वियसली साइन प्रेफर करूँ, तो कोसेक भी कर सकते हो, कोसेक से भी सेम आंसर आएगा। तो इसमें क्या है? हमें निकालनी है हाइट, एच निकालना है। तो हमें साइन 30 दे रखी है, साइन 30 इक्वल टू क्या दे रखा है? h/20, ठीक है। साइन 30 क्या होता है? देखो अगर तुम्हें याद नहीं है साइन 30 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, या फिर एंगल्स पे अगर तुम्हें वैल्यू याद नहीं है तुम कुछ नहीं कर पाओगे इस वाले चैप्टर में। ये याद टेबल करना बहुत जरूरी है, जो मैंने तुम्हें कराई थी कि ना साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है, कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 90 का वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीज़ें याद करना बहुत ज़रूरी है इसमें। क्योंकि अगर ये नहीं कर पाओगे ना तो फिर तुम्हारा चैप्टर तुम्हारा बेकार लगेगा सबसे, क्योंकि इसमें काम ही इस चीज़ का है कि तुम्हारे एंगल कितने अच्छे से याद है, एंगल्स की वैल्यूज, ठीक है। तो देखते हैं साइन 30 होता है, हाफ होता है, हाफ में तो 1/2 होता है, h/20, तो 2 से 20 10 हो गया, तो h क्या गया हमारा 10 मीटर है। मतलब पोल की जो हाइट है वो हमारी 10 मीटर है, समझे? इज दैट क्लियर? या अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 2,
tree barks, a tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, make an angle 30 degree with it. The distance with the foot of the ground where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ट्री की हाइट पूछ रहे हैं इसमें. देखो इसको लैंग्वेज कैसे रीड करनी है मैं बताता हूँ. ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, हिंदी में समझ रहे हैं. ट्री जो हमारा मतलब पेड़ जो है टूट गया स्टॉर्म की वजह से, तो जो ब्रोकन पार्ट है उसका बैंड हो गया. मतलब एक ट्री है ये पूरा ट्री था, ये हमारा ट्री था. ये मतलब जो है अब मान लीजिए टूट गया. ये है ये हमारा पहले ट्री था स्टॉर्म से पहले, मतलब तूफान आने से पहले. पर अब देखो ये क्या बोल रहा है टूट गया, तो ऊपर ऐसे टूटा हुआ तो बैंड हो चुका, बैंड हो गया. ये बोल रहा है बैंड हो गया, तो बोल रहा है उसने बोला टच द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड को जो टच कर रहा है उसका. ये पेड़ की शाखा है, इसमें शाखा मान लो, ये पेड़ की शाखा टूट गई, ठीक है, तो टच द ग्राउंड, ठीक है. और मेरे मैं अगर कहते हैं 30 डिग्री यहाँ पे, पर मैंने 30 डिग्री यहाँ की लिया, तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि ना जो ग्राउंड से टच हो रहा है पार्ट ट्री का, वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, ग्राउंड के साथ बना रहा है. तो 30 डिग्री एंगल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है. द डिस्टेंस विद द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप. अब देखो ये तो मैं लैंग्वेज को फंसाने की कोशिश कर रहा है. ये बोल रहा है कि ट्री का जो फुट है, मतलब फुट मतलब पैर जो होता है, अब इसका ग्राउंड का ये तो ये होगा फुट, ठीक है. ये बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ग्राउंड, फुट ऑफ द ट्री और जो हमारा ये ब्रोकन पार्ट है उसका 8 मीटर डिस्टेंस था, ठीक है. अब ये बता दिया. फाइंड द हाइट ऑफ ट्री. अब ये हाइट पूछ रहा है इस वाले पार्ट की, इस हाइट की, इसकी हाइट पूछ रहा है. तो चलिए शुरू करते हैं ना. तो इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें हाइट दे रखी है, हमें बेस दे नहीं रखी. हाइट जाननी है और बेस दे रखा है और एंगल दे रखा है. तो ऐसा कौन सा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसे बेस दे रखा है और हाइट भी होती है. तो अकेले कोस और सेक है ना, तो हम यूजुअली हम जो है कोस यूज़ करते हैं. मैं सेक यूज़ नहीं करता क्योंकि वो ऑब्वियसली रेसिप्रोकल है, तो सेम आंसर आता है. या तो कोस यूज़ करेंगे. तो कोस 30 का होता है, कोस 30 इक्वल टू h/8. और ये क्या होगा, √3/2 हो गया, h/8 2 4 4√3 इक्वल टू h. आंसर आया तुम्हारा ऑब्वियसली. क्या ये तुम्हारा आंसर आ चुका. और हाँ ये तो तुम्हारा आधा पार्ट है ना, हमें तो ये भी चाहिए, ब्रोकन पार्ट चाहिए ना. जो 4√3 थी इधर ही आ गई, ये तो h1 है, ये h2 तो निकालनी है. फिर h1 प्लस h2 को करके तभी तो वो ट्री की एक्चुअल हाइट आएगी. ये तो हमने ब्रोकन पार्ट की निकाले, ये दोनों टूट चुके हैं भाई, दो हिस्से हो चुके हैं ट्री के, समझे. अब ये 4 और 3 तो निकालने हैं, h1 तो h2 निकालते हैं. अरे नो सॉरी मिस्टेक हो गई. 10 निकालना है, 10 30 h/8 हाँ. अब हमें क्या निकालना था, h2 निकालना. h2 जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा 8/h2 हमारा 8/h2 इक्वल टू हमारा कोस 30 का होता है हमारा √3/2 का. तो ये हमारा हो गया 16/√3 हो गया. तो इनको प्लस करो तो क्या है 24/3 आएगा आंसर, जो कि तुम्हारा ट्री का आंसर है, ठीक है. इसको कर दो रैशनलाइजेशन, √3 24√3/3 8√3 मीटर हमारा आंसर आ गया, ठीक है. इसे ठीक है. तो तुम्हें समझ के आएगी. देखो थोड़ा देखने में खतरनाक लगेगा बट कुछ नहीं है भाई इसमें, बस तुम्हें लैंग्वेज समझ नहीं आनी चाहिए, ठीक है. आज हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, अगले पार्ट में करेंगे. बिकॉज मैं नहीं चाहता ज़्यादा तुम्हें लोड पड़े. 10th क्लास की छोटे पार्ट को भाई, तो थोड़ा अच्छे से स्टडी को लेके चलो भाई. अभी समर ब्रेक चल रहा होगा, तो जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो.
क्योंकि इसके बाद फिर तुम्हें सैम्पल पे लगाने पड़ेंगे, तो अच्छा खासा। और मार्क्स के लिए मत पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो, कि नॉलेज के लिए पढ़ते हो ना तो फिर कई दिनों तक वो चीज़ें याद रहती हैं, कभी मतलब भूलते भी नहीं हो। और अगर तुम मार्क्स के लिए पढ़ोगे ना तो पेपर किसी अगले दिन ही भूल जाओगे ना क्या पढ़ा, तो कुछ फ़ायदा है नहीं इसका। जब तुम 10th में भूल जाओगे, 10th पढ़ने के बाद ही, तो 11th में क्या करोगे भाई, ऑब्वियसली। तो थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए।